हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने एक दूसरे टॉपिक को देखा था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो और पहले की तरह आज हम लोग इतिहास के पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में वैदिक साहित्य के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वेदों के संबंध में पढ़ा था और उपनिषद के संबंध में। तो वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम आरण्यक है। आरण्यक की संख्या 7 है और इनका नाम आरण्यक इसलिए है क्योंकि इन्हें वनों में ही पढ़ने का विधान है। इसका अध्ययन जंगल में ही हो सकता है। उसी तरह से वैदिक साहित्य में वेदांग का नाम प्रमुख है। वेदांगों की संख्या 6 है, जो कुछ इस तरह से है। शिक्षा, जिसे स्वर विज्ञान कहते हैं। कल्प, जो कर्म कांड से संबंधित है। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त, निरुक्त का अर्थ होता है उत्पत्ति। पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। तो ये जो 6 वेदांग हैं वो मुख्य रूप से आप ऐसा समझ सकते हो कि वेदों के अध्ययन करने के पहले जो तैयारी की जाती है, वेद क्योंकि ईश्वर का वचन है इसलिए उसको पढ़ने में भूल नहीं होनी चाहिए। तो व्याकरण से संबंधित नियम को पढ़ने के लिए वेदांगों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता से जो कुछ प्रश्न आने की संभावना होती है उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल भारत का सेकंड अर्बनाइजेशन था। उत्तर भारत का नगरीकरण हुआ और उस समय बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई, जिनमें आज आप वाराणसी को देखते हो, दिल्ली को देखते हो। कई सारे इस तरह से नगर स्थापित हुए थे। और उत्तर वैदिक काल का ही समय था जिसके समय में 2 महाकाव्यों की रचना हुई, रामायण और महाभारत की। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जब उसमें 24,000 श्लोक थे। अब क्योंकि उसमें भारत के विशाल वैभव और चरित्र का वर्णन है, इसी कारण 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोकों वाले उस महाग्रंथ को महाभारत कहा जाता है। इस समय साम्राज्यवाद का युग था। कई ऐसे जन थे जो आपस में मिलकर के जनपद हो गए थे। जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने वैदिक पीरियड में भरत जन, यदु जन, तुअर्सु जन, ये सारा पढ़ा था ना। तो कई सारे जन आपस में मिले और जनपद हो गए और उसमें कुछ शक्तिशाली शासक भी थे, जिनमें काशी के प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु थे। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि आप इतिहास की किताबों में जिस अजातशत्रु को पढ़ते हो वो ये अजातशत्रु नहीं है। आप मौर्य साम्राज्य के पहले हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को जानते हो, लेकिन ये जो हम अजातशत्रु का बात कर रहे हैं ना, वो वैदिक काल के शासक थे जो कि काशी के प्रसिद्ध राजा होते थे। उसी तरह से मिथिला के राजा सिरध्वज थे। अब यह प्रश्न आता है कि सिरध्वज कौन है। तो मिथिला के क्षेत्र में राजा इक्वल टू किंग इक्वल टू जनक, ये सिनोनिम्स है। आप जनक कहो या राजा कहो। तो सिरध्वज जनक, जो माता सीता के पिता हैं, उनका वास्तविक नाम सिरध्वज है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में कई सारे प्रतापी और महान शासकों का जिक्र मिलता है। और इस समय तक, उत्तर वैदिक काल के समय तक, आर्य सभ्यता गोदावरी नदी के तट तक पहुंच चुकी थी। आप जानते होंगे कि वैदिक काल के प्रधान देवता इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के प्रधान देवता प्रजापति हो गए।
और उस समय आर्यों की संस्था जैसे सभा अर्थात ब्राह्मणों की सभा, समिति अर्थात साधारण लोगों की सभा, इसका बहुत ज़्यादा महत्व था। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इससे मालूम चलता है कि ये कितने प्रभावशाली रहे होंगे। इसी समय आश्रम के जीवन का विकास होता है। वैदिक काल में 3 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन चौथा जो आश्रम है संन्यास आश्रम, वो बाद में जोड़ा गया था। जाबाल नामक एक उपनिषद है, उसमें चारों आश्रमों का जिक्र मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र नाम का एक सिस्टम विकसित हुआ। गोत्र गौ, गाय से बना है। अब जैसे किसी एक ऋषि के परिवार की गायें एक खास जगह पर बांधी जाती थी, तो गाय को बांधने के स्थान को गोत्र कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अर्बनाइजेशन हुआ तो परिवार बिछड़ गए, तो कहीं भविष्य में एक ही रक्त संबंध में विवाह ना हो जाए, इसी कारण से उस वक़्त गोत्र नाम की संस्था का विकास हुआ। और आप जानते हो कि आज भी हिंदू धर्म में समगोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रक्त एक है, एक ही परिवार से संबंधित थे। इसी कारण से आज भी आप देखते होंगे कि गोत्र को कितना महत्व दिया जाता है। इसका विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के पश्चात भारत में जिस राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ उसे महाजनपद काल कहते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। इसमें 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम स्पष्ट रूप से बतलाए गए हैं, जिनमें कुछ जनपद आज के भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर थे और एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था, जिसका नाम अश्मक महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन होती थी। तो आपको इन सारे सभी महाजनपदों के बारे में डिटेल से लिखने की, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है मगध महाजनपद, आप केवल उसका एक बार स्टडी करो, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फोकस करो। उत्तर वैदिक पीरियड में मगध के महान शासक जरासंध महाराज का उल्लेख मिलता है और मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद के समय में हम देखते हैं कि मगध में हर्यक नामक एक वंश की स्थापना होती है और जब हम इसके शासकों के बारे में देखते हैं तो इसके महत्वपूर्ण शासक में बिंबिसार का नाम आता है। बिंबिसार आयु में भगवान बुद्ध से बड़े थे और चुल्लवग्ग नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बिंबिसार को 80,000 + 1 80,001 गाँवों का स्वामी बतलाया गया है। और बिंबिसार ने ही आज का भागलपुर कहा जाने वाला, जो बिहार का भागलपुर है, उसमें अंग नाम का महाजनपद था, उसकी विजय की थी। यहाँ पर एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि बिंबिसार के दरबार में उस समय के महान वैद्य जीवक रहते थे और उसी समय एक अवंती नाम का महाजनपद होता था, जो कि आज के मध्य प्रदेश में था और उसकी राजधानी उज्जैन थी। और अवंती महाजनपद के शासक का नाम प्रघोत था। उसकी दुष्टता की कथाएं बहुत प्रचलित थे, इसलिए उसे चंड प्रघोत कहा जाता था। और बिंबिसार को हमेशा भय रहता था कि कहीं ये चंड प्रघोत मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। एक ऐसी घटना की जानकारी मिलती है इतिहास में कि एक बार चंड प्रघोत को
पीलिया की बीमारी हो गई, जिसे अब जॉन्डिस कहते हैं ना, वो जो लीवर से रिलेटेड होता है। और उस समय जो जीवक नाम के वैद्य थे, उन्हें उस रोग के इलाज की विधि मालूम थी। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को, जीवक को वहाँ भेजा। जीवक ने चंड प्रघोत का इलाज किया और वे ठीक हो गए। इससे दोनों में मित्रता स्थापित हो गई। ऐसी जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु के पुत्र, माफ़ करिएगा, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपनी माता कौशल देवी और पिता अजातशत्रु को बंदी बना लिया और उनकी हत्या करके नया शासक बना। अजातशत्रु के समय में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय ही मगध के साम्राज्य का तेजी से विकास हुआ और मगध ने वैशाली महाजनपद को जीत लिया। वैशाली के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें अजातशत्रु ने रथ मूसल और सील कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आम्रपाली नाम की एक महिला, एक स्त्री कहाँ की रहने वाली थी, तो वो वैशाली की रहने वाली थी। अजातशत्रु महाराज ने गंगा और सोन के संगम पर एक मिलिट्री कैंप बनाया था और बाद में उनके पुत्र उदयन जब शासक बने तो उन्होंने उसी गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। हर्यक वंश के बारे में कहा जाता है कि इस वंश के सभी शासक अपने पिता के हत्यारे थे। हर्यक वंश की समाप्ति के बाद शैशुनाग वंश बना। इसके एक महत्वपूर्ण शासक में कालाशोक का नाम आता है। ऐसे कालाशोक जो नाम है वो भारतीय नाम नहीं है। कालाशोक नाम श्रीलंका की कथाओं में आता है और भारत में इनका नाम काकवर्ण बतलाया गया है। तो कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। शैशुनाग वंश के विनाश के पश्चात नंद वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना महापद्मनंद महाराज ने की थी। महापद्मनंद महाराज को परशुराम कहा जाता है क्योंकि महापद्मनंद ने उस समय के क्षत्रियों का विनाश करके नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना नापित, जिसे आप नाई कहते हैं, नापित जाति के थे और 4 वर्णों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बतलाए गए हैं, तो ये भारत का पहला शूद्र वंश है। यहाँ ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महापद्मनंद महाराज को सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। उन्होंने उस समय के सभी क्षत्रियों को आतंकित कर दिया और मगध के राज्य का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। और उसी वंश में जो अंतिम शासक थे उनका नाम धनानंद था और धनानंद के समय में ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। लेकिन ग्रीक सेना ने नंदों की विशाल सेना के संबंध में सुन रखा था, इसलिए वो भारत की ओर, अंदर की ओर आना नहीं चाहते थे और सिकंदर की सेना ने नंद सेना के भय से, नंदों के भय से व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। धनानंद महाराज के समय में ही चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक विकास होता है और उनके महान गुरु, भारत के महान आचार्य जिनको हम चाणक्य कहते हैं, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस तरह से नंदों का विनाश किया और मौर्य वंश की स्थापना की, इसको हम लोग किसी अगले क्लास में देखेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि मौर्य वंश, मौर्य राज्य
भारत का पहला साम्राज्य है और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य महाराज को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भारत के अंदर तक घुसे हुए ग्रीक लोगों को, विदेशी लोगों को भारत से बाहर निकाला था। तो इस तरह से उन्हें फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया का उपाधि प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। और नंदों के बाद में ही चंद्रगुप्त महाराज ने भारत का विशाल साम्राज्य बनाया और वे भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास से हम लोग बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में, जो केवल ज़रूरी है, मौर्य वंश और उसके बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। जहाँ ज़रूरत पड़े इतिहास में तो थोड़ा बहुत नोट्स बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ग्रुप में डिस्कशन करिए। इतिहास जैसे सब्जेक्ट को 1-2 बार डिस्कस कर लिए बहुत है। और गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।